हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस फिर लेके आया हूं, सॉल्यूशंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं हर चैप्टर के कुछ मास्टर क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से मैं पहले 6 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के पहले 6 क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं, शेयर कर चुका हूं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसने अब तक वे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो उन क्वेश्चंस को वहां से देख लेंगे। और आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आपको इन क्वेश्चंस की तैयारी भरपूर करनी है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना है कि कैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एक क्वेश्चन के आंसर से यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, कई सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो एक तरह से क्रैश कोर्स के फॉर्म में भी आप इसको जो है लेके चल सकते हो। आपका जो चैप्टर सॉल्यूशन है चैप्टर 2, इसके अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं जहां पे बच्चा गलती कर सकता है, एक अच्छा बच्चा भी गलती कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, HCl और O2? एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ KH ऑल्सो। देखिए यहां पे जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, एक्चुअली ये क्वेश्चन था तो यहीं तक, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने आगे भी ऐड कर दिया कि सोल्यूबिलिटी जो है इन गैसेस में, चाहे वो HCl हो चाहे वो O2 हो, KH के बेस पे भी हमें बतानी है। तो दोनों बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार यहाँ पे। तो मैं एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा पूरा का पूरा। देखिए आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा हुआ है लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या पढ़ा हुआ है? लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब ये है जैसे में तैसा घुलता है, जैसे में तैसा घुलता है। अब हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, वे दो टाइप के होते हैं, एक पोलर कंपाउंड्स और एक नॉन पोलर कंपाउंड्स। जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पोलैरिटी पाई जाती है, जैसे वाटर HOH, मैं वाटर को इस तरीके से लिख सकता हूं। और एक कंपाउंड है मेरे पास क्लोरीन, तो क्लोरीन को मैं ऐसे लिख सकता हूं Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो बॉन्डिंग बनी हुई है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनी हुई है, इस बॉन्डिंग में एक एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है और दूसरे एलिमेंट की कम है। तो इसके बेसिस पे क्या होगा कि इस बॉन्डिंग में जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हल्के से खिसके हुए होंगे, जिस वजह से एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहेगा और दूसरे एलिमेंट के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा। तो ऐसा चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज जिन एलिमेंट्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है, इट मींस ये जो पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, अगर ये बने हुए हैं कंपाउंड के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। और नॉन पोलर कंपाउंड कैसे होते हैं? अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग सेम एलिमेंट के बीच में बनी हुई है, जैसे Cl और Cl। अब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसकी भी इतनी है और दूसरे की भी इतनी है, तो इसमें क्या होगा, इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ना तो ये खींच पाएगा अपने पास ज्यादा और ना ही ये खींच पाएगा। इट मींस चार्ज किसी एक के ऊपर कैरी नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नो पोलैरिटी, कोई पोलैरिटी नहीं रहेगी। तो इस तरह के कंपाउंड्स जो सेम एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग जहां होती है, उन्हें नॉन पोलर कंपाउंड्स कहा जाता है। और जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनते हैं, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है, वहां पे मिलती है पोलैरिटी, और ऐसे कंपाउंड्स को हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर? अब वाटर है हमारे पास, तो वाटर एक पोलर कंपाउंड है। क्लियर? अब ये कह रहे हैं कि विच गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी। तो हमारे पास कौन कौन सी गैसेस दी हुई है? HCl और O2। अब जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है HCl, इसमें जो बॉन्डिंग बनी हुई है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनी हुई है, जिससे कि ये कैसी गैस हो गई? ये हो गई पोलर गैस। ये पोलर गैस हो गई। और जो वाटर है हमारा, ये भी क्या है? ये भी पोलर सोलवेंट है हमारा। ये एक पोलर कंपाउंड है, पोलर सोलवेंट है। और जो HCl है वो एक पोलर गैस है, जबकि O2 क्या है? एक नॉन पोलर गैस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो लिंकिंग है वो सेम एलिमेंट्स के बीच में है, इसलिए वहां पे कोई पोलैरिटी नहीं बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं क्रिएट होंगे, तो ये नॉन पोलर गैस है। अब मुझे ये बताइए, इस स्टेटमेंट के बेस पे, लाइक डिसॉल्व लाइक के बेस पे,
पानी के अंदर कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी? लाइक डिजोल्व, लाइक जैसे में तैसा घुलता है। तो ये पोलर सोलवेंट है, तो पोलर सोलवेंट के अंदर तो कोई पोलर सोल्यूट ही आसानी से घुलेगा, ज्यादा घुलेगा। तो पोलर सोल्यूट कौन सा है? ये वाला पोलर, ठीक है, HCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? HCl। तो HCl गैस ज्यादा घुलेगी पानी के अंदर, क्योंकि HCl एक पोलर सोल्यूट है और HOH वाटर एक पोलर सोलवेंट है। क्लियर है? तो ऑक्सीजन गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो क्या रहेगी? कम रहेगी, लेस सोल्यूबल रहेगी ऑक्सीजन गैस। क्लियर? यहां से ये बात क्लियर हो जाती है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? HCl। अब KH के बेस पे देखते हैं ये KH क्या है। हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस की जो सोल्यूबिलिटी है, किसी भी गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हमें फिल करना है तो कैसे करेंगे? हाई प्रेशर पे, ठीक है। प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ही CO2 गैस उस पानी के अंदर, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो हेनरी लॉ यही कहता है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उस गैस की सोल्यूबिलिटी के। ठीक है। अब मैं यहां से अगर प्रोपोर्शनल का निशान हटा देता हूं तो P इजिकल टू KH इंटू सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट गैस। क्लियर? तो ये KH यहां पे क्या है? ये KH है हेनरीज कांस्टेंट। ये KH हो गया हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर? अब यहां से हम सोल्यूबिलिटी को कैसे चेक करेंगे कि कौन सी गैस ज्यादा सोल्यूबल है पानी के अंदर? तो देखिए, अगर मैं कहूं KH इजिकल टू P अपॉन सोल्यूबिलिटी। क्लियर? तो यहां से मुझे पता लग रहा है KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। क्लियर? तो यहां से एक स्टेटमेंट का पता लग गया मुझे कि KH सोल्यूबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस गैस का KH वैल्यू ज्यादा होगी, जिस गैस की KH वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सोल्यूबिलिटी हमेशा कम होगी। और ये चीज हमेशा पूछ ली जाती है KH के बेस पे। यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर क्या होता है वैल्यूज दी होती है। लाइक HCl की जो KH वैल्यू है, KH वैल्यू 4, HCl आपको देके रखते हैं यहाँ पे, सपोज करो 23.5 है, और KH वैल्यू 4 O2 अगर सपोज करो 35.3 है। ये वैल्यूज आपको गिवन है KH की। और यहां पे पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, सोल्यूबिलिटी किस गैस की ज्यादा होगी? तो जिस गैस की KH की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। तो सिंपल सा फंडा है। 3-4 गैसेज भी अगर हमें दी हुई है, 3-4 गैसेज दी हुई है, उनके KH की वैल्यू दी हुई है, तो हम वहां से आराम से सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं। KH की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्यूबिलिटी के। क्लियर? तो यहां पे HCl की जो KH वैल्यू है वो 23.5 है, इसीलिए इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। समझ आया बेटा? अच्छा, अब देखिए यहां पे KH किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सोल्यूबिलिटी के। और हमें यह भी पता है कि टेम्परेचर गैसेस के लिए जो है टेम्परेचर भी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी होता है। क्योंकि अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाती है। क्लियर? यही रीजन है कि गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है, क्योंकि गर्म पानी होते ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ऑक्सीजन गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाती है पानी के अंदर। क्लियर? तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? यही रीजन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी इसीलिए डिक्रीज होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आई होप सबके क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूज करते हैं बच्चों को बहुत। चलिए, विच वन इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताऊंगा, क्योंकि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो 4 होती है। क्लियर? तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है क्वेश्चन को, और ये पूछा भी हर बार जाता है। एक एमसीक्यू जिसमें से हर बार आता है। क्लियर?
4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, आपने एक टर्म सुना होगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक टर्म सुना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक टर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिए बेटा, यहां पे 3 टर्म दिए हुए हैं, वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो देखिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर को वे नहीं मानते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये नहीं होती कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तो एक प्योर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कोई लिक्विड दिया हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी है, ये किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वेपर प्रेशर इसका आंसर नहीं होगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है, ना कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे बच्चों को, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हो गई हमारी ये, फर्स्ट नंबर। अब सेकंड, फिर से मैं कुछ टर्म्स आपके सामने लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों में कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जबकि सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर? तो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ना कि बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? और फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है ओस्मोटिक प्रेशर। दो टर्म है यहां पे, ओस्मोटिक प्रेशर और एक ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये टर्म्स जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर क्वेश्चन आता है आपका, तो ये टर्म्स आपको वहां पे दिए हुए होंगे। इन टर्म्स में हमें ध्यान रखना है कि क्या चीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चों को ध्यान रखना है इसमें। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ना कि बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ना कि फ्रीजिंग पॉइंट। ओस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ना कि ऑस्मोसिस। क्लियर? तो यहां पे एक आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको शेयर भी करते चलेंगे, साथ साथ लाइक भी करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और वे एग्जाम्स के अंदर अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए। और जो कंफ्यूजन उन्हें क्रिएट है आज भी, जिन क्वेश्चंस को वे करने में आज भी गलतियां करते हैं, तो वे गलतियां उनकी ना हो पाए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। और वीडियो को स्किप किए बिना देखेंगे, अगर आप स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीसी श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन सलाइन वाटर बट स्वेल इन डिस्टिल्ड वाटर, गिव रीजन। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर आरबीसी एक ब्लड सेल है, सपोज एक छोटी सी ब्लड सेल है, अगर इसको सलाइन वाटर में डाल दें, किस में डाल दें? सलाइन वाटर, नमक के पानी में डाल दें, नमक के पानी की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, पानी के अंदर क्या डाल दें? सॉल्ट, NaCl डाल दें, नमक का घोल, सलाइन वाटर। ये क्या है? सलाइन वाटर। तो ये क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है ब्लड सेल। जबकि अगर इसी ब्लड सेल को सिंपल पानी के अंदर डालते हैं तो ये स्वेल अप हो जाती है, सिंपल वाटर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है,
हमने एक टर्म पढ़ा हुआ है ओस्मोसिस। अब ये ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस एक टर्म है, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में आया था ये ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर, तो मैं यहां ओस्मोसिस की बात करूंगा। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, सोलवेंट के जो पार्टिकल्स हैं, वे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोई एक मेम्ब्रेन है, सपोज करो ये ब्लड सेल है, ब्लड सेल के ऊपर की जो ये मेम्ब्रेन है, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक हल्की सी जालीदार झिल्ली है, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर जो होल्स होते हैं वो इतने बारीक होते हैं कि इसमें से केवल सोलवेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर सकते हैं। सोल्यूट के पार्टिकल्स इसके अंदर से मूव नहीं कर सकते, क्योंकि सोलवेंट के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है। क्लियर? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से जो सोलवेंट के पार्टिकल मूव होते हैं वो ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होते हैं। अब इसमें जो एक कंडीशन ये भी है कि जो सोलवेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे वो हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ करेंगे। क्लियर? तो यहां पे सैलाइन वाटर जो लिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नमक का घोल है, नमक का घोल है, तो इसकी कंसंट्रेशन कैसी हुई? ये हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हुआ बाहर। और ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन है लो कंसंट्रेशन। तो ब्लड सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन है, और जो बाहर हमने कंसंट्रेशन ली है वो ज्यादा कर दी, क्योंकि हमने नमक डाल दिया पानी के अंदर। और इस वजह से जो ब्लड सेल है उसके अंदर जो सोलवेंट के पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, उसका फ्लो बाहर की साइड होने लगेगा और वो धीरे धीरे हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में सलाइन वाटर में चला जाएगा। और कुछ देर के बाद जो ब्लड सेल है, आरबीसी है, वो क्या कर जाएगी? श्रिंक कर जाएगी। क्लियर? और अगर सिंपल पानी के अंदर हम डालते हैं तो सिंपल पानी की कंसंट्रेशन तो बहुत ही कम है, लो कंसंट्रेशन वाला एक तरह से सॉल्यूशन मैं कह सकता हूं इसको। जबकि ब्लड सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है? हाई कंसंट्रेशन है। तो अब ओस्मोसिस प्रोसेस कैसे होगी? ओस्मोसिस प्रोसेस में लोअर टू हायर चलेगा, लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर की तरफ। तो जो सोलवेंट के पार्टिकल्स, अब सोलवेंट के पार्टिकल क्या है? यहाँ पे पानी है, पानी के पार्टिकल्स हैं, तो पानी किसके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा? ब्लड सेल के अंदर पानी घुसना शुरू हो जाएगा, ब्लड सेल फूल जाएगी और क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, एक टर्म यहां पे और यूज होता है, जो हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को। और जो लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहा जाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ओस्मोसिस प्रोसेस होती है वो जो लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उस तरफ से हाई कंसंट्रेशन वाले की तरफ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक की तरफ होती है। तो ओस्मोसिस प्रोसेस हमेशा हाइपो टू हाइपर ही होगी। क्लियर है? इस बारे में इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चे, हाइपो टू हाइपर ही हमारी ओस्मोसिस प्रोसेस होती है। और अगर ये वाली प्रोसेस देखिए यहाँ पे, अगर ये अंदर से बाहर जा रहा है, फ्लो जो है अंदर से बाहर हो रहा है, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अंदर भरा हुआ है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाहर भरा हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम एक्सोओस्मोसिस भी बोलते हैं। क्योंकि ओस्मोसिस के दो पार्ट होते हैं, एक एंडोओस्मोसिस और एक एक्सोओस्मोसिस। तो यहाँ पे ये वाली जो प्रोसेस हो रही है ये एक्सोओस्मोसिस हो रही है, जबकि यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रही है ये एंडोओस्मोसिस हो रही है, क्योंकि सोलवेंट के पार्टिकल बाहर से अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बाहर है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अंदर है। क्लियर है बेटा? तो यही रीजन है कि आरबीसी जो है वो श्रिंक कर जाती है सलाइन वाटर के अंदर और ये स्वेल अप कर जाती है डिस्टिल वाटर के अंदर। तो इसका सिंपल सा रीजन है ओस्मोसिस, एक एंडोस्मोसिस के द्वारा और एक एक्सोस्मोसिस के द्वारा ऐसा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ओस्मोसिस टॉपिक भी क्लियर कर दिया मैंने साथ साथ। इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो वो भी आप आराम से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। At the high altitudes, people suffer from a disease called anoxia. Give reason. अब ये एनोक्सिया क्या होता है? जब कोई आदमी हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, मतलब पहाड़ों पे चढ़ता है, बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाता है, जैसे सपोज ये जमीन है, प्लेन सरफेस है और वो यहां पे कहीं घूमने के लिए गया हुआ है। क्लियर? जब वो यहां पहुंचता है
तो उसे क्या फील होता है कि जब वो यहां पहुंचता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि जितना ऊपर की साइड चलते चले जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATP, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो है कम होता चला जाएगा। और जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो जो हम वहां पे जाके सांस लेंगे, सपोज करो हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन भरती है, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो जो लंग्स हैं वे कम प्रेशर डाल पाएंगे, और जब कम प्रेशर वे क्रिएट करेंगे तो जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिसॉल्व होनी है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। अभी बताया था कि किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब प्रेशर ही ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहां पे जाने के बाद ऑक्सीजन गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाएगी ब्लड के अंदर। और जब ऑक्सीजन गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी ब्लड के अंदर और ब्लड हमारे माइंड में पहुंचेगा तो सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारे माइंड को नहीं मिल पाएगी वहां पे। और जब सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारे माइंड को नहीं मिलेगी तो इससे क्या होगा? थिंकिंग प्रोसेस कम हो जाएगी हमारी। और अगर थिंकिंग प्रोसेस कम हो जाए ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द ब्लड, जो डिसॉल्व ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है उसकी क्वांटिटी अगर कम हो जाए, जिसकी वजह से थिंकिंग प्रोसेस अगर आदमी की कम हो जाती है, उसी प्रोसेस को, उसी डिजीज को बोलते हैं एनोक्सिया डिजीज। थिंकिंग प्रोसेस का कम होना किसकी वजह से? ड्यू टू द लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन प्रिवेंट इन द ब्लड। क्लियर? और ये चीज क्यों होती है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे जैसे ही जाते हैं वहां पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है ब्लड के अंदर, वहां पे एटीपी कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। इसका रीजन है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। तो ये रीजन हो जाएगा इसका एनोक्सिया का। क्लियर? तो यहां पे ये क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर किए हैं, 4 क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं इस चैप्टर के, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आ रहा हूं, तो तब तक आप जो है इन क्वेश्चंस की तैयारी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा, आप कमेंट्स जरूर करें।